बैग में सिक्कों की कुल संख्या क्या है? 240 है। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के मूल्य वर्गों की सिक्कों की संख्या 2:3:5 के अनुपात में है तो बैग में कुल कितनी धनराशि है ये हमें बतानी है। कि बैग में कुल कितनी धनराशि है ये हमें बताना है। जल्दी से बताओ। हाँ, तो आप इसको बताएंगे कि इसमें क्या है, इसको आप बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि बैग में 5 रुपए के, 10 रुपए के और उसी के साथ साथ 20 रुपए के मूल्य वर्ग के जो सिक्के हैं उनका रेशो क्या है? 2, 3, 5 है, ये उनका रेशो है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि कुल संख्या क्या है, सिक्कों की कुल संख्या 240 है। अगर मैं इनकी कुल संख्या देखूं तो ये 10 है, ठीक है। तो 240/10 होगा तो 1 का मान 24 आएगा। अगर 1 का मान ठीक है, तो आप इसको देखेंगे यहाँ पर ये कैसे है, आप इसको यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। आप इसमें कैसे कह रहे हैं, ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि 1 किसके बराबर है? 24 के। तो 2 किसके बराबर है? 24 गुना में 2 48 के। तो 3 किसके बराबर है? 24 गुना में 3 72 के। और 5 किसके बराबर है? 24 गुना में 5 120 के। यहाँ से हम सिक्कों की संख्या निकाल सकते हैं कि सिक्कों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल, अब मुझे पता चलेगा कि मेरे पास 5 रुपए के 48 सिक्के हैं तो गुना 5 कर दूंगा, और 10 रुपए के 72 सिक्के हैं तो गुना 10 कर दूंगा, 20 रुपए के भी मेरे पास मान लो 120 सिक्के हैं तो गुना 20 कर दूंगा। इसका टोटल क्या हुआ? 8/40, 4 कैरी 5 के 20 और 4 24, और इसका टोटल क्या हुआ? 720, और इसका टोटल क्या हुआ? 12 दूनी 24, तो 2400 हुआ। तो हम इन सबको जोड़ते हैं, 0 6 7 और 4 11 और 3 13, 1 कैरी तो 3360 रुपए हो गया। तो 3360 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 3360 क्या है? परम सत्य आंसर है कि नहीं है? बताओ। हाँ भैया विशाल जी, बहुत अच्छी बात है। सेंटर पर बैठकर पेपर दीजिए, ये कॉपी पेस्ट मत करिए प्लीज। आपका पेपर अच्छा हो, हमारी यही दुआ है, ठीक है। दुआ नहीं रही है, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छा है विशाल जी, प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिए यार। एक ही कमेंट को बार बार कॉपी पेस्ट करने से बच्चे इरिटेट होते हैं, ठीक है। इसको देखिए आप, तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न को ऐसे ही करना है। इसमें कुछ नहीं है आपको ऐसे कोई घबराने वाली बात, इसमें कुछ आपको ऐसे नहीं है कि आप ऐसा सोचे वैसा करें, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे, इसमें क्या है। हाँ, 24 गुना में 140 कर दो सीधा, ठीक है। आप यहाँ पर हमें एक काम और है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इनको सीधा सीधा अगर करना चाहें, ठीक है। परंतु ये तरीका मुझे इसी तरह से बेटर ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए इस पर देखते हैं इसमें कैसे क्या है। हाँ, इसको देखते हैं इसमें कैसे क्या है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। इसने कहा 16 लड़के या फिर 12 लड़कियां। चलिए इसको देखते हैं। इसको देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा 16 लड़के या 12 महिलाएं किसी काम को, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं 28 दिन में पूरा कर सकती हैं, ठीक है। 4 लड़के और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे यदि वे सब एक साथ काम करते हैं? ये हमसे पूछा गया। प्रश्न देखते ही समझ आ रहा है कि एमडीएच मसाले का क्वेश्चन है और एमडीएच मसाले इसमें लगेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 16 लड़के हैं, वो 28 दिनों में काम को कर सकते हैं, और 12 महिलाएं वो भी 28 दिनों में काम को कर सकती हैं, ठीक है। और हमसे कहा है कि 4 लड़के और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए 28 और 28 कटेगा, 4 तिया 12, 4 चौकी 16, और बॉयज और मतलब लड़के और महिलाओं का काम की एफिशिएंसी क्या है? 3:4 है। कह रहे महिलाएं ज्यादा काम कर रही हैं, इससे क्या हो गया, ठीक है। इसमें कोई अलग बात नहीं है। आज की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से आगे हैं, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि काम सिर्फ यही है कि आजकल लीवर के काम ही नहीं है कि किसी चीज को तोड़ना है या जोड़ना है, ये काम थोड़ी ना है। कंप्यूटर के बहुत काम है आजकल, माइंड के बहुत सारे काम है जिसमें महिलाएं आगे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, ये 3:4 हुआ, तो हमने यहाँ पर देखा 16 गुना में 3 गुना में 28। ये मैंने क्या निकाला है? ये टोटल काम निकाला है, क्योंकि ये भी टोटल काम था, ये भी टोटल काम था, ये दोनों बराबर थे। आप कहेंगे सर मैं तो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, आप यहाँ पुट कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना, अगर आप वहां पुट करेंगे तो आपको फिर वहां पर उसको पुट करना पड़ेगा, महिलाओं की क्षमता को पुट करना पड़ेगा, उनकी एफिशिएंसी को पुट करना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पर कहा गया है कि 4 लड़के हैं और 4 महिलाएं हैं, तो उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? टी का मान हमसे पूछा कि 4 तो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 3 और 4 7 बचेगा, और डी का मान हमें बताना है। हमने यहाँ पर देखा 7 चौके 28 और 28 कट गया, तो डी का मान 16 3 48 आ गया। 48 मतलब ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है भाई। बताओ ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे। हाँ जी, कैसे रक्षक बैच में कौन कौन पढ़ा रहा है हमें नहीं बताया गया है, ठीक है। तो रक्षक बैच में भी अच्छे टीचर्स ही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना बाकी कोई भी, ठीक है। तो बढ़िया टीचर्स पढ़ा रहे होंगे सब, टीम उसकी टैप हो गई होगी, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, टीम तो अच्छी होगी, ठीक है। तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। आप लीजिए, आज ऑफर का अंतिम दिन भी है, 70% ऑफ पाने का आज अंतिम दिन है, ठीक है। तो आप जल्दी से उसको इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। और उसी के साथ साथ अभिनंदन 5.0 पर भी है ना ऑफर पाने का अंतिम दिन है, आप उसका भी आज लाभ उठा सकते हैं। घर से अपने रिश्तेदार के घर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। रिश्तेदार के घर से लौटते समय ट्रैफिक के कारण उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है।
है ना। तो रिश्तेदार के घर से जब वो लौटता है तो उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है, क्योंकि वह ठीक है केवल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही गाड़ी चला सका। उसके घर से उसके रिश्तेदार के घर की मूल दूरी बताइए कि मूल दूरी क्या है, ये आपको बताना है। आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझना। कह रहे सर आप रात को क्लास नहीं लेते, कल रात को क्लास हुई थी, आप कहाँ पर थे? कल रात को हुई तो थी क्लास, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये बंदा रिश्तेदार के घर करने क्या गया? रिश्तेदार के घर तो लोग जाते नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है ये सिलेक्टेड है, ये पंगे लेने गया उनसे, ठीक है। तो देखिए स्पीड क्या है, 45 की जाते हुए आते हुए, ट्रैफिक है तो 40 की हो गई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, रेशो क्या है? 9 और यहाँ पर क्या है 8, 5 पर घटे। देखिए स्पीड और टाइम का रिलेशन उल्टा है। अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर आप स्पीड को घटाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा। 8 इधर था तो यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ था तो यहाँ लिख दिया। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा है कि फर्क कितना है, 1 का है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 1 घंटे का है। फिर इसने यहाँ पर ये हमें कहा है कि उसके, अब देखो अगर ये अपनी गाड़ी को 8 का मान क्या होगा, फिर 8 घंटे ही होगा। अगर इसको 8 घंटे लगते हैं तो चाल क्या है, 45 किलोमीटर पर आवर है। तो 8 5 40, 4 कैरी 8 चौके 32 और 4 36, तो दूरी कितनी आ गई? 360 आ गई। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है दूरी, है ना। चाल गुना समय होता है दूरी, तो चाल गुना समय क्या हो गया? दूरी। तो दूरी कितनी हो गई? 360। तो 360 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 360 क्या है? परम सत्य है। आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं 8 का मान क्यों निकालूं, मैं तो 9 का निकालूंगा। कैलकुलेशन आंखों ही आंखों में हो रही है, तो आप 9 का भी निकाल सकते हैं। अगर आप 9 का मान निकालेंगे, ठीक है, तो आपके पास 9 ही आएगा, परंतु फिर चाल भी क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी, क्योंकि अगर इसको 9 घंटे लगते हैं तो चाल 40 है, तो दूरी कितनी होगी? 40 गुना में 9, तब भी 360 होगी। मतलब मान आप किसी का भी निकाल सकते हैं, इसमें कुछ भी रटना नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसा कहते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा। अरे नहीं भैया, यहाँ पर ऐसे वैसे का रोल ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोल है तो आपकी समझ का है, आप चीजों को कितना अपने आप से जोड़ पाते हैं उसका रोल है, बस, और कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। चलिए, कह रहे सर अभिनंदन बैच कब से शुरू हुआ है? अभिनंदन बैच को शुरू हुए अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, मुझे लगता है 20 दिन ही हुए, और जिसमें हमने अभी तक रेशो, और अभी हमारा एज प्रॉब्लम चल ही रहा है, रेशो भी कंप्लीट हुआ है, एज प्रॉब्लम्स चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम पार्टनरशिप करेंगे, और पार्टनरशिप के बाद हम परसेंटेज करेंगे, तो इसी लय में ये बैच आपका चलने वाला है। इसी तरह से आपका ये बैच आगे बढ़ने वाला है। अभी रेशो, फिर एज प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप, परसेंटेज, फिर धीरे धीरे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें इस तरह से चलेंगी। दूरी का 2 गुना क्यों नहीं किया? क्यों करेंगे हम? क्योंकि उसने पूछा है उसके घर से उसके रिश्तेदार के घर की दूरी हमसे पूछा है, तो एक तरफ की दूरी तो पूछा है, ये थोड़ी ना पूछा है कि भाई वो कितनी दूरी चल पड़ा, ये थोड़ी ना पूछा है, ठीक है। तो इसलिए इस यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि दूरी का 2 गुना करेंगे नहीं, ठीक है। आप बताओ। ये आपके पास एक समीकरण है, आप अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितने पर कटेगा? 5 पर कटेगा, तो 5 के 20 होगा, 20 और 3 23 होगा, 23 दूनी 46 होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है? 1/23 ऑफ 46 होगा। आप इसको काटेंगे तो 2 पर कटेगा 2 पर कटेगा, तो ऑप्शन बी होगा। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है कि नहीं है? बताओ, क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा था ये। तो इसको देखेंगे, ये प्रश्न क्या है, इसको समझते हैं। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप इसको ध्यान से देखना, है ना। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है एक व्यक्ति 8 घंटे में पी से क्यू जाता है। यहाँ पर ये बिंदु पी है और ये क्यू है। एक बंदा है जो 8 घंटे में पी से क्यू जाता है और सुबह 8 AM पर चलता है, ठीक है। और एक अन्य व्यक्ति क्यू से पी पर जाता है और वो 12 घंटे में जाता है और वो सुबह 9 बजे चलता है, ठीक है। और वे किस समय मिलेंगे, हमसे ये पूछा गया कि वे किस समय आपस में मिलेंगे, हमसे ये जाना गया। देखिए बहुत आसान प्रश्न, आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से मोस्टली बच्चों को डर लगता है, बात सारी समझने की होती है। अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। देखिए अब इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो ये पी से क्यू जाता है उसको 8 घंटे लगते हैं, क्यू से पी जाता है उसको 12 घंटे लगते हैं। तो आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या है? 24। ये क्या है? दूरी। आप इसको दूरी मान लीजिए। अब ये 3 पर जाएगा तो ये क्या है? चाल है, यानी कि स्पीड है। और ये क्या है? ये भी स्पीड है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये दोनों तो स्पीड है। अब ये 3 से जाएगा इधर और ये 2 से जाएगा इधर, और दूरी कितनी है? 24 है। अब मुझे एक बात और आप बताइए कि यहाँ पर हमें दे कितना रखा है? ये सुबह के 8 बजे चला है और ये सुबह के 9 बजे चला है, तो 1 घंटे में ये कितना चल देगा? 3 चल देगा, है ना। तो बाकी बचेगा कितना? 21 बचेगा। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समय दोनों का बराबर होना चाहिए। इस कंसेप्ट को फिर से समझ लीजिए, मैं कैसे कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये लोग चले सुबह 8 बजे, ये चले सुबह 9 बजे, तो 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे के बाद इन दोनों के बीच गैप कितना होगा? 21 का होगा। भाई इन दोनों के बीच 1 घंटे के बाद वो भी 3 चल पड़ा होगा, तो इसलिए 21 का गैप होगा, ठीक है। अब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल जुड़ेगी, तो चाल जुड़ गई। चाल जुड़ेगी मतलब क्या है? 3 और 2, चाल क्या हो गई? 5 हो गई। तो समय कितना लगेगा? 21/5, तो 4 5 20 और 1 21, गुना में 60 करेंगे तो 12 पर कटेगा, मतलब 4 घंटे 12 मिनट, है ना। यानी कि 9 बजने के 4 घंटे 12 मिनट बाद
9 के बाद 4 घंटे क्या होंगे, 9 और 3 12 बज गए और फिर 1 बज गया, तो 1 बजकर 12 मिनट हो गए। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है, परम सत्य है। फिर से आप पूरे लॉजिक को फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको 8 घंटे लगे, इसको 12 घंटे लगे, ये इसका समय है और ये इसकी दूरी हो गई। दूरी को समय से भाग किया, चाल आ गई। चाल हमारे पास आ गई है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारी चाल हो गई 3 और 2, है ना। ये हमारे पास चाल हो गई 3 और 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, या फिर इसमें एक काम और कर सकते हैं, 24 लेना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें ऊपर वाले हिस्से के लिए भी चाहिए। अब दूरी 24 है, ये सुबह 8 बजे चला है, ये 9 बजे चला, 1 घंटे में 3 यूनिट चल पड़ेगा, बचे कितनी दूरी, 21। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल जुड़ेगी, तो 5। तो हमने यहाँ पर 5 से इसको भाग किया, समय आ गया 4 घंटे 12 मिनट। सुबह के 9 बज चुके थे, 9 बजने के 4 घंटे 12 मिनट बाद, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे 1 घंटे 12 मिनट है, ठीक है भाई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, हाँ अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, इसका उत्तर बताएंगे। इसको आप यहां पर ध्यान से देखेंगे। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें यहां पर दे रखी है 11 है ना। हाँ, ये इस प्रश्न को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मुझे तिर्यक ऊंचाई 11 दे रखी है। अब तिर्यक ऊंचाई अगर 11 है तो मैं सबसे पहले ये देखूं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझसे पूछा है, इसने कर्व सरफेस एरिया मुझसे पूछा है। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल होगा कि नहीं, पाई आर एल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पाई आर एल, एल यहाँ पर क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। अगर ये तिर्यक ऊंचाई है तो तिर्यक ऊंचाई क्या है, 11 है। आप यहाँ पर 11 का मल्टीपल देखेंगे कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो 11 के मल्टीपल 2 आ गए, इसलिए ये गेम फंस गया, ठीक है। 11 के मल्टीपल 2 आ गए, इसलिए हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम सोल्व करेंगे। हमें पता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि शंकु दिखता कैसा है, इस तरह से। जैसे हमारे पास हमारी बर्थडे की टोपी होती है, बर्थडे कैप होती है, जिसको लगाकर हम बोलते हैं बर्थडे बॉय, ठीक है। वैसे वाली टोपी, ठीक है, इसको हम शंकु कह देते हैं। इसमें ये क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या है, 6 है और तिर्यक ऊंचाई क्या है, 11 है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर रखा पाई इंटू 6 इंटू 11, तो सिंपली बन गया 66 पाई। आंखों में बन गया था, ठीक है। तो 66 पाई क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 66 पाई क्या है, परम सत्य आंसर है। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है ना, शिवानी ने 600 रुपए में 5 पेन खरीदे। इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। शिवानी ने 600 रुपए में 5 पेन खरीदे। इसको, अरे आदित्य यार भाई, इसका तो उत्तर दे दे यार, ठीक है। इस पर आइए, हाँ ठीक है। जिनका भी आज पेपर है उन सबके साथ है हम, बढ़िया से पेपर आप करके आना, किसी भी तरह की आप घबराहट मत करना, ठीक है। आराम से पेपर देना, अच्छे से पेपर देकर आना, ठीक है, मस्त रहना। इसमें इन्होंने कहा शिवानी ने 600 रुपए में 5 पेन खरीदे, वह इन पांचों को 50 रुपए प्रति पेन के दर से बेचती है, ठीक है। और पांचों पेन बेचने पर शिवानी को हुई प्रतिशत हानि ज्ञात करें। पांचों पेन को बेचने पर शिवानी को हुई प्रतिशत हानि ज्ञात करें, जल्दी से आप बताएंगे। तो आप यहाँ पर इसको समझेंगे, शिवानी ने 600 रुपए में 5 पेन खरीदे, ठीक है जी। फिर उसने वह इन पांचों को 50 रुपए प्रति पेन की दर से बेचती है। पांचों पेन बेचने पर शिवानी को होना, ये मैं बता रहा था, ठीक है। एक बात मैं आपको समझा रहा हूं कि पेन की संख्या उसके प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, 1% भी प्रभाव नहीं डालेगा अगर आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज को वहां पर देखेंगे तो। जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि इसने 600 पेन 5 पेन 600 रुपए में खरीदे, तो एक पेन की कीमत 120 रुपए हुई। अब मतलब एक पेन का क्रय मूल्य 120 रुपए हुआ और वो उसको बेच रहा है 50 रुपए में। तो हमें यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है कि उसे 70 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें कि उसे 70 रुपए का लॉस है, तो ये लॉस कितने रुपए पर है, 120 पर है, क्योंकि उसका क्रय मूल्य 120 है। तो हमें पता चलेगा कि उसको 120 रुपए का लॉस है। हमने यहाँ पर इसको काटा है, 25 पर काटा, ये 3 पर काटा। और हम यहाँ पर देखें तो 7 35 3 7 14 और 3 17। तो हम इसको भाग करेंगे 3 से, तो 3 5 15 25 और 8 3 24 और 1 मतलब 58.33%, यानी कि ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। बताओ, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे, इसका उत्तर क्या है, जल्दी से आप इसका उत्तर बता दिया आपने। ये एक साथी हमें कमेंट करें कि सर एक प्रश्न है 10 घंटे 20 मिनट, 30 घंटे 10 मिनट, ऐसा प्रश्न है। कह रहा है कि सर इस तरह के प्रश्न है, ठीक है। तो क्या हमें इसका चतुर्थ अनुपात बताना था, तो आप इसको कर सकते थे। जैसे आप पूरे आवर्स को या तो मिनटों में बदल लो या फिर आप मिनट को आवर्स में बदल लो। तो इस तरह की चीजें जब आप करते हैं, ठीक है, तो आप वहां से उसका उत्तर निकाल सकते हैं। सर अभिनंदन 5.0 से सीजीएल मेंस कवर हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आपको सीजीएल मेंस का पेपर हम लास्ट में करवाते हैं। जैसे अभिनंदन 3.0 था, तो मैंने उसमें भी आपको जैसे ही वो बैच खत्म हुआ, हमने उनको लास्ट में एक मेंस का पेपर पूरा करके सोल्व करके उनके सामने ही दिखाया। मतलब उन्होंने खुद ही सोल्व किया, वो लोग इतना सक्षम हो गए थे, ठीक है। और उनको इससे एक मतलब वो भी बना, हाँ, इससे उनको वो भी रहा कि हाँ वो कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य, है ना, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 18 9 27। तो सीपी और एसपी का रेशो क्या होगा, 2:3।
यानी कि 2 रुपए के सामान को ये 3 में बेच रहा है। अगर 2 रुपए के सामान को 3 में बेचेगा तो 1 का लाभ होगा। कितने पर होगा? 2 पर होगा तो कितने परसेंट का होगा? 50% का होगा, यानी कि 50% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या है? परम सत्य आंसर है। ठीक है, तो हाँ, चाहे प्रश्न कैसा भी हो, आपको कैसा भी लगे, पर एग्जाम में आ रहा है। एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया है और ये एसएससी एमटीएस की पूरी शिफ्ट का ही प्रश्न है। हमने कोई 2 शिफ्टों को मिक्स नहीं कर दिया है। ये शिफ्ट 2 चल रही है तो शिफ्ट 2 के लिए प्रश्न है। इसको देखेंगे ये क्या कह रहा है, इसको अब आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसने कहा ए बी सी, हाँ इसने कहा, इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ इसको देखेंगे, ए बी से 3600 रुपए की राशि 20% की साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार लेता है। ठीक है, और उस राशि का 75% सी को 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है। ठीक है, फिर इसने यहां पर हमें कहा कि ए शेष राशि का उपयोग अपने निजी खर्चों के लिए करता है। ए को हुई कुल हानि ज्ञात करें कि ए को कुल कितनी हानि हुई है। इस प्रश्न को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं जिसको आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, है ना। मेरे पास अच्छा सा एक तरीका है, अगर आप उसको समझ पाए तो बहुत मजा आएगा। देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि 3600 रुपए की राशि हमारे पास, हमने 25% राशि तो उसकी यूज ही कर ली, यानी कि 25 से कम 25, 25 चौके 100, 900 रुपए तो हम खा ही गए। 900 रुपए तो निजी खर्चों में यूज हो गए, तो 900 रुपए तो हटा दो। 900 रुपए का कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, उस पर हमें ब्याज तो देना पड़ेगा, पर हमें ब्याज कुछ मिलेगा नहीं, यही तो होगा, है ना। 900 रुपए का हमें ब्याज तो देना पड़ेगा, परंतु हमें उसको क्या है, वो हमें ब्याज कुछ लाकर नहीं देगा, यही तो है। अब इस प्रश्न को चलो एक तरीका और था, चलो पहले दूसरे सिंपल तरीके से करते हैं। अगर उसने 3600 रुपए ब्याज पर लिए, ठीक है, उसने 20% की दर पर लिए, 2 साल के लिए लिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे उसको ब्याज देना कितना पड़ेगा। 0 2 दूनी 4, 4 छके 24, 2 कैरी और 4 तिया 12 और 2 14, 1440 रुपए का ब्याज उसे देना पड़ेगा आगे, यही है। फिर इसी के साथ आप देखिए उसने क्या किया, 3600 रुपए का 25% तो वो यूज कर गया। ठीक है, क्योंकि 75% ही तो उसने दिया, मतलब 900 रुपए वो और यूज कर गया। बचे कितने अब यहाँ से? 2700 रुपए बचे। इस 2700 रुपए को उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया। ठीक है, और वो जो इंटरेस्ट था, जो वो 2700 रुपए इसने इंटरेस्ट पर दिए, वो 20% के इंटरेस्ट पर है, 2 साल के लिए है, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसलिए यहाँ पर हम पेड मेथड लगा देते हैं, झुमका तरीका लगा देते हैं। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो 108, ये टोटल कितना होगा? 0 8 10 और 108 8 8 11, मतलब इसको इतने रुपए का ब्याज मिल जाएगा, यही हुआ भाई। हम यहाँ पर देखेंगे तो उसको इतने रुपए यहाँ पर देने पड़ रहे हैं, एक तरह से 0 4 9 और 4 13, एक तरीके 2340 रुपए, जिसमें से इसको 1188 रुपए मिल गए हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2, है ना, हम यहाँ पर देख रहे हैं 13 में से 8 गया तो हमारे पास 5, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 1152 का इसको लॉस हो गया। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है? परम सत्य है। फिर से आप इसको समझ सकते हैं, फिर से आप इसको देख सकते हैं। देखिए 1440 रुपए तो उसको ब्याज के देने थे, 900 रुपए उसने खर्च कर दिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि टोटल इतने रुपए उसको अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। ठीक है, और उसके पास रुपए आए कितने? 1188 रुपए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है भाई? 1152 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 1152 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। 2340 कहां से आया? इन दोनों का जोड़ है 2340, 1440 और 900 का जोड़ है 2340। ठीक है भाई, है ना, 2340 आया, इनका अंतर लिया, और जो पैसा हमारे हाथ से गया और जो पैसा हमारे हाथ में आया, ठीक है, उसको हमने आपस में माइनस करके बता दिया कि इतने रुपए का हमारा लॉस है। चलिए इस पर आते हैं। हाँ चलिए, कह रहे सर एमटीएस बैचेस में क्लासेस नहीं चल रही है। यार चल रही है, मैंने तो कल रात को क्लास ली है। आप कहां पर थे? अच्छा, अब नहीं चल रही है। सताईस भी समझ लीजिए। इन्होंने कहा है कि इस राशि का 75% सी को 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर देता है। इस राशि का 75%, राशि थी कितनी? 3600, उसमें से 25% तो यूज कर लेता है। ठीक है, 25% यूज करेगा, मतलब 900 तो यूज कर लिए, बाकी बची कितनी? 75% बची। चलिए इस पर आओ। एक कार्य को 20 पुरुष 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन कार्य करने के बाद 30 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसके कार्य पूरा होने में कितने दिन की बचत होगी? ठीक है, यहाँ पर ये दिन है, कितने दिन की बचत होगी ये हमसे पूछा गया। इसको आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। मेरा वीडियो नोट अवेलेबल आ रहा है, ठीक है, चलिए मैं उसका पता करवाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, उसका मैं पता करवाता हूँ। इसको देखेंगे, एक कार्य को 20 पुरुष 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 पुरुष 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 10 दिन के बाद 30 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। देखिए 20 पुरुष 50 दिन में कर सकते हैं। अगर 10 दिन काम करेंगे तो काम बचेगा कितना? 40 दिन का काम बचेगा। ठीक है, 10 दिन काम करेंगे तो काम बचेगा कितना? 40 दिन का काम बचेगा। और अब 30 और पुरुष जुड़ गए तो अब टोटल कितने हो गए? 30 और 20 50 हो गए। और आपको बताना है कि उनको पूरा उनको कार्य करने में कितने दिन की बचत होगी। अब मुझे एक बात बताइए, हम यहाँ से दिनों की संख्या निकाल सकते हैं, तो 5 चौके 20, तो डी का मान क्या होगा? अब 16 दिन लगेंगे। ठीक है, हमने देखा 10 दिन काम पहले हो गया, 16 दिन ये, तो टोटल 26 दिन होगा।
दिन थे कितने, 50, 26 दिन हमारे लगे। अरे यार इन्होंने 26 ऑप्शन में नहीं दिया यार, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी इन्होंने। अगर इन्होंने एक ऑप्शन 26 दे रखा होता तो मजा ही लगा होता। अब इन्होंने पूछा है कि दिन कितने बचे, 24 दिन बचे। 24 दिन मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है। आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 16 और 10 26, 26 में से 50 में से 26 क्या, 24। तो 24 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 24 क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे, P1 P2 P3 तीन अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमें यहाँ पर बताना है। हाँ, तो हमें यहाँ बताना है P1 P2 P3 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा, ये हमसे पूछा। कभी कभी हिंदी थोड़ी आपको अजीब लग सकती है, तो आपको घबराना नहीं है, ये कैसे ये कैसे, ठीक है, आपको तब इंग्लिश पढ़ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमसे एलसीएम पूछा है। सर 108 कैसे, कहां पर कह रहे हैं, यहाँ पर ये झुमका मेथड लगाया हमने ब्याज निकालने का, ठीक है। ये झुमका है, ठीक है, ये ठुमका है, तेरे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। ये झुमका है, ठीक है, इसको देखेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी अभाज्य संख्याएं हैं और उनका एलसीएम पूछता है तो उनका एलसीएम उन तीनों का गुना ही होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इन तीनों का, दोनों का, जितनी भी वो संख्याएं हैं, अगर वो अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका मल्टीप्लाई ही होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास संख्या हो 3, 5, 7। अब मैं कहूँ इसका एलसीएम क्या है भाई, 3 गुना में 5 गुना में 7, सिंपल। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये संख्याएं किसी भी एक संख्या से कट ही नहीं सकती हैं। तो इसलिए हमें पता है कि भाई यहाँ पर इनका हमारे पास एलसीएम क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई ही होगा, इनका मल्टीप्लाई एलसीएम इनका। और अगर एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ 1 होगा। अगर हमसे एचसीएफ पूछ लेता तो एचसीएफ क्या होता, 1 होता। इसको देखते हैं। हाँ, बताएंगे। इसमें कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त ब्याज, साधारण ब्याज 150 रुपए है, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो उसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें कि अंतर क्या होगा। यह प्रश्न आपसे पूछा गया, जल्दी से बिल्कुल 7.5 आपने कैसे किया है, क्या आपने ऐसे किया कि मैं पहले प्रिंसिपल निकालूंगा, 10% की दर है, 2 साल का समय है, सिंपल इंटरेस्ट 150 है, तो 7500 रुपए हमारे पास यहाँ पर वो आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आपने ऐसे किया है, सच्ची सच्ची बताओ। क्या आपने ऐसे किया है कि 750 जो भी आपका है XYZ, आपने प्रिंसिपल निकाला है, फिर आपने देखा कि रेट दर तो दे रखी है, सिंपल और कंपाउंड का अंतर पूछा है, तो PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर करूंगा, ठीक है, कि PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, क्योंकि अंतर तो हमें पता है कि अंतर क्या होता है, ठीक है। प्रिंसिपल गुना में दर का वर्ग बटा में 100 का 100 का वर्ग ही है, सिंपल है, ठीक है। आपने ऐसे ही किया है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपका चालान कट चुका है। क्यों, क्योंकि हमें इतना लंबा करने के तरीके की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी जरूरत, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर दे रखा है कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या है, 150, तो 1 साल का साधारण ब्याज क्या है, 75 है। तो भाई 75 ये और 75 ये पहले साल का साधारण ब्याज क्या है, 75 है। दूसरे साल का साधारण ब्याज क्या है, 75 है। मुझे एक बात बताओ, सिंपल और कंपाउंड में अंतर कहां पर होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल का ब्याज बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि पिछले ब्याज पर भी ब्याज लगता है, बस, और कुछ अलग थोड़ी ना होता है। तो आपने यहां पर देखा कि ये पहले साल का ब्याज 75 है, दूसरे का 75 है, तो भाई पहले साल के ब्याज पर ब्याज अगर आप निकालेंगे तो आपका ब्याज 7.5 होगा। भाई कंपाउंड में यही तो ब्याज एक्स्ट्रा होगा, और थोड़ी ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, अंतर क्या है, 7.5 है। तो 7.5 क्या है, परम सत्य है। कुछ भी नहीं करना था आपको कि अरे नहीं भैया ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। तो आपको ये करना ही नहीं है कि आप उसको लेकर घबरा जाए, आप उसको लेकर पूरा पूरा सोल्व करने लगे, ऐसा नहीं करना। फिर से आपको बता रहा हूँ, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 150 है, तो 1 साल का 75 है, दूसरे साल का 75 है। जो पहले साल का 75 है भाई उस पर ही तो एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा 10% का, बस आपने लगा दिया, 7.5 रुपए आ गया, गेम घूम गया। इस पर बताइए। सर जी अभिनंदन, 3.0 पढ़ लेने के बाद ये क्वेश्चन मोतीचूर के लड्डू लग रहे हैं। मैं ब्रिजराज हूं, आपको याद भी हो शायद। वाह वाह ब्रिजराज जी, वाह, बहुत ही अच्छा आपने शब्द लिखे। देखिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, 2 सही 1/2 है, तो ये क्या है, 5/2 है, सिंपल। पर इसमें एक बात और है कि 2 प्लस में 1/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से बहुत मजा आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे, आप जब ऐसा करके लिखेंगे तो नीचे 2 आया, 2 दूनी 4 प्लस में 1, तो 5/2 ही, गेम तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर देखना, अब इसी जो ये स्ट्रेटजी है, जो ये प्लानिंग है, हम इसी को पूरे को यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इस पूरे को यहाँ पर लगाएंगे। जैसे कि इसने यहाँ पर कहा कि ये क्या है, 3 प्लस में 2/7 प्लस में, है ना, आगे क्या है, 14 प्लस में 4/9 प्लस में 5 प्लस में 3/9, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर इसको देखेंगे कि आगे और कैसे होगा। आप यहाँ देखेंगे 5 और 3 8, 8 और 4 22, आप इनको देखेंगे तो 9 7 23, मतलब इसको लो, सिर्फ इसको और इसको, इन तीनों को लो,
ये तो 9 आया 9 दूनी 18 और 7 आया 7 चौके 28 और 7 आया 7 21। आपने देखा 22 प्लस में 8 16 और 1 17 7 1 कैरी 2 2 4 और 2 6 और बराबर 63। अब इस गेम को और सेट करना है अभी, इसको और हम सेट करेंगे कैसे? इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 4/63 ये लिख सकते हैं, ठीक है भाई। 1 सही 4/63 तो 22 और 1 23 तो 23 सही 4/63 उत्तर आ गया। 23 सही 4/63 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। हाँ 23 सही 4/63 मतलब ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। हाँ फिर अगर आप सोचे कि सर ये कैसे हो, तो घबराओ नहीं, पहले बहुत आराम से सोचो। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 3/2, मैं भाई इसको 1 सही 1/2 तो लिख ही सकता हूँ, कोई नया थोड़ी ना लिख दिया मैंने, सेम चीज लिख दी, ठीक है। तो इसी तरह से जब कभी भी ये बड़ा हो, मतलब अंश बड़ा हो हर से, तो आप समझ जाइए कि इसको ऐसे करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि ऐसे करना है? तो आपको ये पता चलेगा जब कभी भी अंश बड़ा हो हर से, तो आप इसको चेंज करके लिख देंगे। चलिए इस पर आते हैं। जस जी कह रहे हैं सर यू आर द बेस्ट टीचर, गुड टीचर इन द वर्ल्ड इन मैथ्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कमेंट बने हुए हमारे, ठीक है। एक मिश्र धातुओं में दो धातुओं x और y का अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातु समान धातुओं x और y का अनुपात 7:3 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नए बने मिश्र धातु का, ठीक है। अरे यार ये कौन है भैया? ओ यार शांति, आपकी बात को पढ़ लिया है हमने, ठीक है, पढ़ लिया। हम अपना और अत्यंत प्रयास करेंगे आपके दिल और रूह और सबको सुकून पहुंचाने का। हमारे तहे दिल से बहुत ज्यादा अंतिम तक प्रयास रहेगा, ठीक है। शाम 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 करते हमारी मतलब अंतरात्मा का ध्यान होगा। प्लीज पढ़ लीजिए आराम से, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर देखेंगे। इसने कहा कि एक धातु है जिसमें x और y का रेशो क्या है? 2:3। एक धातु B है जिसमें क्या है? 7:3। इन दोनों को मिक्स किया गया है, ठीक है। दोनों को हमने मिक्स किया है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में लाया जाना चाहिए जिससे नए बने मिश्र धातु x का प्रतिशत 50%, है ना। जिससे जो नया धातु बने उसमें क्या हो? धातु x का प्रतिशत 50% हो, ठीक है। हमें इन दोनों को किस अनुपात में मिलाना है ताकि जो फाइनली बने वो 1:1 ही हो, 1:1। क्योंकि अगर धातु x 50% है तो धातु y तो वो भी 50% होगी। प्रश्न को फिर से ध्यान से समझिए कैसे कहना चाहता है। एक मिश्र धातु है वो x और y को मिलाकर बनी है। एक मिश्र धातु B है वो भी x और y को मिलाकर बनी है। x और y का रेशो A में कितना है? 2/5, 2/3 है। नीचे हम 5 मतलब इन दोनों का जोड़ रखे। ये 7/10 इन दोनों का जोड़ नीचे। ये 1/2 इन दोनों का जोड़ नीचे। आपने इसको सोल्व किया, ये क्या बना? 2/5 माइनस 1/2 और यहाँ पर 1/2 माइनस 7/10। उत्तर नेगेटिव में ना आए इसलिए मैं आपको बदल नहीं करूंगा। 1/2 माइनस 2/5 लिख रहा हूँ और 7/10 माइनस 1/2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर नीचे आएगा 10, 7 5 तो 2/10 हुआ। ये आएगा नीचे 10 तो 5 और 4 1/10 हुआ। तो 2/10 और 1/10 का रेशो क्या? 2:1 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। देखिए 2/5, 7/10, 1/2, 7/10 में से 1/2 गया, 1/2 में से 2/5 गया। ठीक है, ये एलिगेशन लगता है। जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं तो एक चीज बनती है, ठीक है? और एक चीज बनने के बाद यहाँ पर आप इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं। सर मैं आपका मैथ्स का बैच परचेज करना चाहता हूँ, कहाँ तक टॉपिक हो गए हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको आपका रेशो हो गया है और एज प्रॉब्लम्स चल रहा है जो आज या कल में खत्म होगा। फिर पार्टनरशिप पर हम चलेंगे, उसके बाद परसेंटेज आएगा। तो अगर आप अब बैच लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। रेशो से आप क्लास शुरू करना, भी थोड़ी सी क्लास ही हुई है। एक पेन का अंकित मूल्य ₹X है। 15% की छूट के बाद X पेन के एक पैकेट का विक्रय मूल्य, ठीक है, और 1360 रुपए है। तो आपको यहाँ पर X का मान बताना है कि X का मान क्या, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा एक पेन का अंकित मूल्य ₹X है। 15% की छूट देने के बाद X पेन के एक पैकेट का विक्रय मूल्य, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, एक पेन का अंकित मूल्य X है, ठीक है। आप कहेंगे यहाँ पर तो पैकेट की बात कर रहा है, वहां एक पेन का मूल्य दिया। कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है सर? सिंपल है। कैसे भाई? मुझे एक बात बताओ, अगर एक पेन का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य X है तो X पेन का क्या है? आप कहेंगे X गुना X, है ना, मतलब X स्क्वायर। आप देखेंगे ना, X पेन के एक पैकेट का, एक पेन का अंकित मूल्य ₹X है और X पेन के एक पैकेट का इसने कहा भाई तो टोटल कितना हो गया? X स्क्वायर हो गया। फिर हमने यहाँ पर देखा और 15% की छूट पर ये बेचा है तो 85% और बराबर किसके है? 1360 के बराबर। तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे 17 पर जाएगा, 17 5 और आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो 17 8 80। आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 पर कटेगा। या फिर एक काम करो, इसको 20 पर मत काटो, इसको 16 पर काटो। तो X स्क्वायर बराबर 1600 हो तो X का मान कितना आएगा? 40। ये 40 क्या है? एक पेन का
अंकित मूल्य है, और उस पैकेट में 40 ही पेन है, ठीक है, उस पैकेट में 40 ही पेन है। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता था कि अंकित मूल्य क्या है, तब भी 40 है, और उस पैकेट में पेन कितने हैं, तब भी 40 है। यही बात है। इसको फिर से समझ कर 1:1 कैसे है समझ लीजिए। अगर मिश्र धातु x का प्रतिशत 50% है तो y का भी 50% होगा, तो रेशो क्या हो जाएगा, 50 और 50 1:1 हो जाएगा। बताओ, अरे ये प्रश्न सीपी और एमपी वाले से नहीं होगा क्या, उससे नहीं होगा। हाँ, इन्होंने कहा व्हाट इज द एवरेज ऑफ 13 और नंबर्स, 13 विषम संख्याओं का, ठीक है, वो क्या है, मतलब ये 13 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ये हमसे पूछा गया। नहीं 14 नहीं होगा, 13 ही होगा, हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो 1 3 है ना, 5 ये है हमारे पास, तो इसका वो क्या है, औसत क्या है, 3। कैसे पता चला, है ना, इसका मतलब क्या है, जितनी संख्याएं होंगी विषम में, ओड में, उतना ही उसका औसत होगा, है ना। 3 संख्याएं हैं तो औसत भी 3 है। जो आप कह रहे हैं 13 + 1, ये तब होता है जब ये बोलता कि सम संख्याएं हैं, जब ये बोलता कि ये सम संख्याएं हैं वो तब होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, 13 है। इसको देखें, चलिए शाम वाली क्लास की प्लेलिस्ट बनवा देते हैं, ठीक है। चलिए ये प्रश्न को ग्रह कार्य रखते हैं, इस प्रश्न को होमवर्क रखते हैं, ठीक है। कल मैं